मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों को स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो यूजीसी नेट के लिए रिलेवेंट है और ये जो है फाइनेंस यूनिट है उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो चलते हैं आज वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर मैं चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। कहता आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव। कहता मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म, मैक्सिमाइजिंग डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको आंसर सी होंगे। क्यों ये आंसर आपको सी होगा? क्योंकि आप लोग पहले से भी स्टडीज़ कर चुके हैं और मैं इसको डिस्कशन भी करवाता हूँ। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, देखेंगे डिस्कशन में आपको कहता है एक्सप्लेन में, द मेन गोल ऑफ एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर इज टू मैक्सिमाइज by balancing the cost and risk of different source of capital. This includes optimal mix of debt and equity that maximize the firm's market value. जिसमें कहता है डेब्ट और इक्विटी दोनों को मैक्सिमाइज करनी है जिससे फर्म का वैल्यू, मार्केट वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिटरमिन बाय द ट्रेड ऑफ बिटवीन, किसका है? तो रिस्क एंड रिटर्न का है। इसका आंसर क्या होगा आपको? तो रिस्क एंड रिटर्न कितना है? ए नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। देखेंगे नीचे में एक्सप्लेनेशन है, कहता द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व finding the right balance between risk and return. As a firm increase its use of debt leverage, the financial risk increase, but so does the potential return. The optimum capital structure minimize the cost of capital while maintaining an acceptable level of risk. क्या समझे कि जो एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है और रिस्क एंड रिटर्न को क्या करता है? ट्रेड ऑफ करती है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल स्ट्रक्चर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जिससे कि वो जो एक्सेप्टेबल जो लेवल ऑफ रिस्क होती है उसको एक्सेप्ट करती है, जिससे यहाँ पर फर्म क्या करती है? इंक्रीज करती है डेप्ट का। जैसे ही डेप्ट होगी तो लेवरेज इंक्रीज करेगी, क्योंकि डेप्ट होगा ज़्यादा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, यानी कि फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल कॉस्ट जैसे ही बढ़ेगी तो लेवरेज में फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज करेगी। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बातें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखेंगे 3 में, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। 3 में देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मोदी गिलियानी एंड मिलर्स प्रोपोजिशन विदाउट टैक्स द वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कहता है इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका आंसर क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि इसका आंसर होगा आपको ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए द मोदी गिलानी एंड मिलर proposition I state that in a perfect market without tax the value of the firm is independent of its capital structure. Whether a firm is financed by debt or equity does not affect its overall value. कहता है चाहे वो फर्म डेप्ट का यूज करे या इक्विटी के, ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म को इफेक्ट नहीं डालती है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या कहता है। 4 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए द कॉस्ट ऑफ डेप्ट फॉर ए फर्म इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हमेशा याद रखेंगे, जब फर्म डेप्ट की यूजेज करेगी तो उसका कॉस्ट होती है इक्विटी की अपेक्षा कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ठीक ना प्रॉफिट इंक्रीज करती है तो वहाँ पे अगर डेप्ट का यूज करती है फर्म तो उसके लिए चीपर रेट होती है। किसकी अपेक्षा? इक्विटी की अपेक्षा, क्योंकि कंपनी को जब प्रॉफिट ज़्यादा होगी तो अगर वो इक्विटी का यूज करती है तो उसे डिविडेंड भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। बट अगर डेप्ट के यूज करती है फर्म तो क्या होगा? इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड होती है, तो कंपनी का क्या होगा? कॉस्ट घटेगा।
ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज जनरली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, बिकॉज डेप्ट इज कंसिडर्ड लेस रिस्की फ्रॉम द इन्वेस्टर्स perspective since it has a fixed interest payment and a scenarities in case of liquidation. Equity holder take on a more risk as they are paid after debt holder in case of financial distress। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आंसर कितना होगा, लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बी आंसर होंगे। ठीक है, 5वां नंबर पे मैं चलता हूँ। 5वां नंबर पे मैं थोड़ा सा बैक हो गया था, 5वां पे आता हूँ मैं। ठीक ना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म। कहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक ना, तो यहाँ पर आंसर 5वां की क्या होगा, 5वां का आंसर होगा आपको डी होगा। ठीक है, 5वां का आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 6 की ओर। कहता है इन अ फॉर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट टाइप के लिए। ठीक ना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे आंसर क्या कहता है, तो यहाँ पर रखे इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क। कहता है इन फॉर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट टाइप के लिए लीड्स टू इन डिक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज। चूँकि जैसे डेप्ट का यूज करेगा फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज करेगा। तो देखते हो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कहता है डिक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज, ये नहीं होगा, इंक्रीज इन फाइनेंशियल रिस्क, हाँ बी नंबर आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आंसर नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, देखेंगे, कहता है एज ए फर्म इंक्रीज दी प्रोपोजिशन ऑफ डेप्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इट्स फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज which also raise its financial risk. This is because debt obligation must be paid regardless of the firm's financial performance, leading to greater risk of financial distress of bankruptcy। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मैं चलता हूँ। 7 में देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है। ठीक है, 7 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रेड ऑफ थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर की ट्रेड ऑफ थ्योरी में क्या सही है, कहती है द थ्योरी सजेस्ट दैट फर्म शुड कम्प्लीटली अवॉइड डेप्ट फाइनेंसिंग। ये गलत है, क्योंकि कम्प्लीटली डेप्ट को इग्नोर नहीं कर सकती है। इट्स एज्यूम दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ डेप्ट। ये भी गलत है, क्योंकि हर एक लेवल ऑफ फर्म का लेवल में यदि डेप्ट होगा तो कांस्टेंट होगा, ये भी गलत होगी। इट्स बैलेंस द टैक्स शील्ड बेनिफिट ऑफ डेप्ट विद द बैंक्रप्सी कॉस्ट, ये सही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सी आंसर होगा आपको। ठीक है, कौन सा होगा, सी आंसर होगा, इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी आंसर होगा, क्योंकि टैक्स शील्ड होती है, मतलब टैक्स से बचत होती है। जितना ज़्यादा हम लोग डेप्ट का यूज करेंगे तो टैक्स शील्ड मतलब टैक्स की बचत होती है। टैक्स शील्ड का मतलब क्या समझे, टैक्स की बचत होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। जिसमें एकदा इसका ये पढ़ रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कहता है एक्सप्लेनेशन में, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, कहता है द ट्रेड ऑफ थ्योरी सजेस्ट दैट फर्म कैन बेनिफिट from debt due to the tax shield. Interest is tax deductible, but as debt increase, the cost of bankruptcy and financial distress also increase. Firms aim to balance these two factors to determine the ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेप्ट। जैसे जैसे फर्म अगर डेप्ट के यूज करेगी तो क्या होगा, इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ेगा, जो क्या करती है, जो टैक्स से डिडक्टेबल होती है इंटरेस्ट। क्योंकि खर्चा जैसे कंपनी को बढ़ेगी, शॉर्टकट ऐसे समझेंगे, जैसे कंपनी को खर्चा इंक्रीज करेगी तो उसे प्रॉफिट को भी गिराएगी, और जैसे प्रॉफिट कम शो करेगी तो कंपनी को टैक्स भी कम देनी पड़ेगी। इसलिए क्या कहा गया है, डेप्ट जो होती है कंपनी को टैक्स को शील्ड करती है, मतलब सेव करती है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, और मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं यूजीसी नेट का डे टू डे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। आप लोग का जो टारगेट है जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है
उसमें आप लोगों को काफ़ी एडवांटेज होगा। मेरे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं डे टू डे क्वेश्चन अपलोड करता हूँ। ठीक है सर, अब आगे चलो, क्वेश्चन नंबर मैं 8 की ओर चलता हूँ। देखिए कहता है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई अ फर्म माइट चूज टू इशू डेब्ट इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर। पढ़ता हूँ मैं, कहता है टू इंक्रीज द इक्विटी से, ये भी गलत होगा। टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये सही होगा, क्योंकि जैसे कंपनी डेब्ट को इस्तेमाल करेगी तो टैक्स को डिडक्टेबल करेगी, मतलब टैक्स से बचत करती है। ठीक है, टैक्स कम देनी पड़ती है, तो इसका मतलब इसका आंसर आपका क्या हुआ, टू टेक एडवांटेज ऑफ द टैक्स, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं अब चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परफेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर अ फर्म। ठीक है, कहता है डेब्ट, इक्विटी, इंटरनल फाइनेंसिंग और हाइब्रिड फाइनेंस सिक्योरिटी। ये क्या होगा, इंटरनल फाइनेंसिंग होगा। चूँकि एक बार मुझे एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को बताना पड़ेगा, चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है इसका आंसर होगा ऐसे सी। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी सजेस्ट दैट फर्म प्रीफर टू फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट यूजिंग इंटरनल फंड्स रिटेन अर्निंग। मतलब क्या कहता है, पैकेजिंग ऑर्डर थ्योरी कहती है कि फर्म को ये प्रेफर करती है कि अपना इंटरनल जो फंड होती है उससे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक ना, जैसे रिटेन अर्निंग, फर्स्ट इज दे इनकर नो फ्लोटेशन कॉस्ट एंड डू नॉट डाइल्यूट ओनरशिप, जो डाइल्यूट ओनरशिप को नहीं करती है। इफ इंटरनल फंड आर इनसफिशिएंट द फर्म विल देन इशू डेब्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसीडर द लीस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। साथ ही साथ ये भी कहती है यदि इंटरनल फंड इनसफिशिएंट है तो कंपनी को सबसे पहले डेब्ट इशू करनी चाहिए और उसके बाद इक्विटी। ठीक है, इसका आंसर इंटरनल फाइनेंसिंग है। इसलिए कहता है अकॉर्डिंग टू द पैकिंग ऑर्डर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द फर्म। ओके, आपको समझ में आ गई होगी बातें। मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चल रहा हूँ मैं।